हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ठीक है केमिस्ट्री में हम लोग ठीक है पहले चैप्टर का हम लोग ठीक है प्रैक्टिस सेट कुछ हल करेंगे। ठीक है, जो पहला चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम लोग ठीक है पहला चैप्टर पढ़े हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। ठीक है, कि कैसे प्रश्न आते हैं। चैप्टर का नाम ध्यान रखना है, क्या है तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए हमने कुछ कुछ प्रश्न है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार के प्रश्न ठीक है पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम ठीक है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, पहला हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को हम लोग साफ क्यों करते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन कह रहा है कि जलाना क्या होता है, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जो मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम धातु को अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और कह रहा है कि भाई उससे साफ इसलिए करते हैं, कह रहा है कि उसके ऊपर जो अशुद्धियां लगी होती है अगर साफ नहीं करेंगे तो प्रॉपर रूप से जल नहीं पाता, इसलिए जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से पहले ठीक है उसे साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें अशुद्धियां लगी होती हैं। उस अशुद्धियों को साफ करने के लिए हम उसे ठीक है साफ जलाने से पहले उसे साफ करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या लिखा जाएगा, पहला प्रश्न समझ लीजिएगा कि कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना है। ठीक है, या मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से पहले उसे साफ क्यों करते हैं। ठीक है, प्रश्न नोट करिएगा सभी लोग, फिर उसके बारे में हम लिखा बता रहे हैं। ठीक है, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है, प्रश्न है आपका। ठीक है, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों करते हैं। ठीक है, कह रहा है वायु में जलाने से पहले हम लोग मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों करते हैं। ठीक है, ये हमसे देखिए इंग्लिश में इसको क्या पूछेगा। ठीक है, कहेगा कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है, क्या कहेगा इंग्लिश में, तो ध्यान समझना कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है, इंग्लिश में अगर प्रश्न को लिखना हो तो लिख लीजिएगा वाई शुड ए मैग्नीशियम ठीक है ए मैग्नीशियम ठीक है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है, तो ध्यान समझना कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, प्रश्न पूछ रहा था, तो इसका आंसर समझिएगा। ठीक, आंसर क्या होगा, तो ध्यान समझना कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग साफ इसलिए करते हैं। ठीक है, कि उसके ऊपर जो भी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, माने पहले समझना कि मैग्नीशियम धातु है और इसका वायु में जलना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना क्या बोला जाता है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसको कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडल
वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेती है। ठीक है, बोला जाता है कि जो मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम धातु, ठीक है, एक अभिक्रियाशील होने के कारण, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा नमी से क्या कर लेती है, कारण एक मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेती है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, इसको उत्तर में लिखेंगे हम लोग, आंसर में लिखा जाएगा मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु एक, ठीक है, अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील, ठीक है, मैग्नीशियम धातु एक अभिक्रियाशील तत्व है जो वायुमंडल में, जो वायुमंडल में उपस्थित, जो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की परत बना लेती है। इस कारण, ठीक है, अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो जलेगा नहीं, इस कारण, ठीक है, ध्यान रखना है, इस कारण मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व, इस कारण मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व उसे साफ किया जाता है। ठीक है, तो यह इसका मुख्य रीजन है। नोट कर लीजिएगा कि मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले हम उसे साफ क्यों करते हैं, तो आपका आंसर यही होगा कि मैग्नीशियम धातु एक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, मैग्नीशियम क्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायु और नमी से विक्रिया कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की एक परत जम जाती है। ठीक है, लेयर हो जाती है और वो प्रॉपर रूप से जलेगा नहीं, इस कारण उसको जलाने से पहले हम उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो आंसर नोट कर लीजिए सभी लोग कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम एक, ठीक है, अभिक्रियाशील तत्व है जो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक परत बना लेती है। ठीक है, इस कारण मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व, ठीक है, जलाने से पूर्व उसे साफ किया जाता है। ठीक है, यह आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी, ठीक है, क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है, मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले हम लोग साफ क्यों करते हैं, तो ध्यान रखना है कि जलाने से पूर्व उसको साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर नहीं जलाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और करा हाइड्रोक्साइड की परत इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण वो जलेगा नहीं, इस कारण उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं। आगे देखिए, हमसे प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न कर रहा है कि जब लोहे की कील को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। ठीक है, प्रश्न नोट करिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा भाई कि जब लोहे की कील को, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग
तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? ठीक है, ध्यान रखना है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में ठीक लोहे के चूड़ को डालते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये हमसे रीजन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। उत्तर क्या लिखा जाएगा, आंसर क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो ध्यान समझना है। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन समझिएगा कि अगर हमारा आयरन है, ठीक है, कर इसको जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है इसका रंग कैसा होता है, ध्यान रखना, इसका रंग नीला होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, कह रहा है कि भाई कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, यहाँ पे नीला होता है। ठीक है, नीला बोल सकते हैं, इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन आयरन की अधिक क्रियाशीलता है कॉपर से। ठीक है, माने आयरन जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर धातु से, इस कारण आयरन क्या करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और क्या बनाता है, कह रहा है फेरस सल्फेट बना लेता है। ठीक है, FeSO4 बनाता है, माने फेरस सल्फेट बनाता है। ठीक है, और जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हल्का हरा होता है। ठीक है, हल्का हरा रंग का होता है, हरा रंग होता है, लाइट एंड ग्रीन कलर का होता है, और साथ में आपकी कॉपर धातु क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपकी आयरन की अधिक क्रिया बोला जाएगा, आयरन अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, जबकि कॉपर कम क्रियाशील धातु है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और ठीक है आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक, तो हमसे यही प्रश्न पूछ रहा था ना कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट का रंग, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, नीला होता है। इसकी अभिक्रिया जब आयरन से कराई जाती है, से कराई जाती है तो आयरन या फेरस आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है, अतः यह कॉपर को प्रतिस्थापित माने विस्थापित प्रतिस्थापित अतः यह कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, और फेरस सल्फेट का विलयन बनाता है फेरस सल्फेट का विलयन बनाता है, जिसका रंग कैसा होता है, ध्यान रखना। अभी कैसा हो गया, हल्का हरा रंग हो जाता है, हल्का हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह विलयन का रंग क्या हो जाता है, होता है। तो ध्यान रखना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो हम लिखेंगे ठीक है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। माने जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है कैसा है, नीला है। ठीक है, कराई जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, आयरन के साथ कराई जाती है तो आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। माने अगर जब क्रियाशीलता तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे तो अब देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में कि आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से क्या है, अधिक। माने आयरन कॉपर से पहले आया इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। और इसी कारण क्या करता है कि जो आयरन है कॉपर को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, प्रतिस्थापित करके फेरस सल्फेट का विलयन बना लेता है। जो फेरस सल्फेट बनता है उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा रंग होता है। इस कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में एक बार पूछा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। माने जब लोहे की कील उसमें डाली जाती है तो ध्यान रखना है, जब लोहे की कील विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग इसलिए बदल जाता है
क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है जबकि आयरन की क्रियाशीलता अधिक होती है। इस कारण आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। फेरस सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है, ठीक। इस कारण विलयन का रंग नीला से किसमें बदल गया, हरा में बदल जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए और आगे प्रश्न देखिए। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा भाई कि श्वसन को उष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं। अरे ये हमसे पूछ रहा है। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि द्विविस्थापन विक्रिया का उदाहरण लिखिए, ठीक है। कह रहा है द्विविस्थापन विक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो देखिए द्विविस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। बताया थे जब आयनों की अदला बदली होती है, माने ऐसी विक्रिया जिसमें, ठीक है, परस्पर आयनों की क्या हो, अदला बदली हो, तो इस प्रकार की विक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है। माने जब अभिकारक के अणु क्या करें, आपस में आयनों की अदला बदली कर ले, तो इस प्रकार की विक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन विक्रिया बोलते हैं, डबल डिस्टिलेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी विक्रिया को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोली जाती है। ध्यान रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण लिखिए। प्रश्न नोट करिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण लिखिए। तो बताए हैं भाई कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, जब जो अभिकारक के यौगिक होते हैं वह परस्पर क्या करते हैं, आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। जैसे देखिए बोला जाए कि अगर हम बोले कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, ध्यान रखने से क्या बोला जाएगा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, तो कराई सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं, Na2SO4 के साथ कराई जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनता है, ठीक है, BaSO4 बनता है, और साथ में क्या बनता है, ध्यान समझना है, और NaCl बनता है, ठीक है, NaCl बनेगा। तो हमसे कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए। तो अब ध्यान रखना है कि बेरियम, अब देखिए बेरियम आपका क्या होता है, धातु होता है, इसलिए इसमें प्लस होता है, क्लोरीन क्या होता है, माइनस होता है, सोडियम यहाँ पे क्या है, समझना है कि यह प्लस होता है, ठीक है, सोडियम आपका प्लस होता है, जबकि सल्फेट क्या होता है, आपका माइनस होता है, ठीक है। तो यह आपस में आयनों की क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, माने यह वाला प्लस, ठीक है, इसके वाले माइनस के साथ जाएगा वो, और इसका वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो परस्पर आयनों की क्या कर लिए, माने धन वाला ऋण के पास जाएगा, ऋण वाला धन के पास जाएगा, परस्पर आपस में आयनों की क्या कर लेंगे, एक्सचेंजिंग कर लेंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, माने वह अभिक्रिया जिसमें परस्पर आयनों की क्या हो, अदला बदली हो। लिख देंगे कि जिसमें परस्पर आयनों की अदला बदली हो, उसे द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह आपके क्या हो जाएगी, देख रहे परस्पर आयनों की तरह बदली कर लिए, माने बेरियम जो था, ठीक है, बेरियम धातु किसके साथ चला गया,
सल्फेट के पास गया और सोडियम किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ गया, तो ये क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना लिया और क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि ये आपके क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये आपका बोला जाएगा, ठीक है, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया बोली जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखिए जो यहाँ बेरियम सल्फेट लिखा गया है, ठीक है, जो बेरियम सल्फेट लिखा गया है, बेरियम जो सल्फेट है, बेरियम सल्फेट क्या है, तो ध्यान रखना है, बेरियम सल्फेट को हम बोल सकते हैं, बेरियम सल्फेट आपका एक, ठीक है, व्हाइट रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना है, सफेद रंग का अवक्षेप होता है। इसका रंग पूछ देगा कैसा होता है, ठीक है, ध्यान रखना, यह सफेद रंग का अवक्षेप होता है ना। व्हाइट कलर का क्या होता है, प्रिसिपिटेट बोला जाता है। इसका रंग कैसा होता है, तो व्हाइट कलर का होता है। यह ठोस अविलेय पदार्थ होता है। यह कैसा होता है, तो ठोस अविलेय पदार्थ होता है, ठोस अविलेय पदार्थ है। जो बेरियम सल्फेट है कैसा है, तो यह सफेद रंग का ठोस अविलेय पदार्थ होता है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला जाता है। माने द्विविस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन को अवक्षेपण अभिक्रिया बोली जाती है। अगर बात किया जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक परस्पर आयनों की क्या कर लेते हो, अदला बदली कर लेते हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि जिसमें परस्पर आयनों की क्या हो, अदला बदली हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो ये प्रश्न हो गया। चलिए आगे हमसे प्रश्न कर रहा है भाई, अगला प्रश्न कर रहा है कि शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, कर रहा है कि शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। माने जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को हम लोग उष्मा, ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। माने जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि शोषण में क्या होता है, शोषण को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इसका रीजन समझिएगा। कह शोषण में ग्लूकोज के, ठीक है, अब कह रहा है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। माने शोषण क्रिया में, ठीक है, ग्लूकोज के, ठीक है, उपचयन बोल सकते हैं या ऑक्सीकरण बोला जाता है। क्या लिखा जाएगा उसका उत्तर, तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि शोषण में, माने हमारे यकृत में बताए थे ना कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर जैसे हम शोषण करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ग्लूकोज जो होता है आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वही लिखा गया है कि शोषण, ठीक है, तो लिखिएगा शोषण क्रिया में ग्लूकोज के, शोषण क्रिया में ग्लूकोज के उपचयन, ग्लूकोज के उपचयन या ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है, शोषण क्रिया में ग्लूकोज के उपचयन या ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस कारण शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस कारण शोषण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कारण शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6, यह आपका ग्लूकोज है, यह समझना है क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, कह रहा है कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया चाहे उपचयन होगा, माने ऑक्सीजन के साथ यह क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, जब यह अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, और साथ में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी कारण जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आप लोग को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माअवशोषी अभिक्रिया के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, कि जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा निर्मुक्त हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोली जाती है। और जब
अभिक्रिया के दौरान उष्मा देनी पड़ती है तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोली जाएगी। और साथ में कितनी उष्मा निकले ध्यान रखना है, 676 किलो कैलोरी होती है। 676 किलो कैलोरी क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। यही उष्मा कितने के बराबर होती है, 38 एटीपी के बराबर होती है। जिसमें हम लोग यूज कितना करते हैं, ध्यान रखना 36 एटीपी उष्मा का यूज करते हैं, माने एनर्जी का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण चाहे उपचयन होता है, ठीक है। माने जब श्वसन अभिक्रिया होती है, श्वसन में हमारा करा कि जो श्वसन करे उसमें ऑक्सीजन का हम लोग ठीक इनहेलिंग करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। उस दौरान क्या होता है, तो वो हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके माने हमारे जो सेल में ग्लूकोज स्टोर होते हैं उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और रिएक्शन करके ध्यान रखना क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाएगा, ठीक है। साथ में उष्मा उत्पन्न होती है और वह करा की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके रूप में, तो 676 किलो कैलोरी के रूप में होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं 38 एटीपी, ठीक है। एडेनोसिन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, ठीक है। जिसमें हम लोग यूज कितना कर पाते हैं, 36 एटीपी यूज करते हैं, जो अपनी क्रियाओं में करते हैं, जो कार्य हमारा होता है, फंक्शन जो हम करते हैं उस समय इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस कारण हम लोग श्वसन को एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि श्वसन क्या है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, तो ठीक है इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो ये सब देखिए प्रश्न है जो पेपर में पूछ दिया जाता है, तो इसको अच्छे से अगर समझे रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। इसलिए चलिए आगे देखिए, हमसे प्रश्न कर रहा है भाई कि उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, ठीक है। कह रहा है उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो चलिए देखिए उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, ठीक है। मान एक्सोथर्मिक और ठीक है, व्हाट मीन बाई, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, तो कह रहा है भाई कि उष्माक्षेपी, ठीक है, और उष्माशोषी, ठीक है, उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, ठीक है, क्या अर्थ है, ठीक है। कह रहा है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेगा आंसर में, ठीक है, पहला, ठीक है, उष्माक्षेपी, ठीक है, माने ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या करे, उष्मा उत्पन्न करे, माने वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न करे उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि ऐसी अभिक्रिया जो ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या करे, उष्मा उत्पन्न करे, ठीक है। माने ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न करती हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। माने ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न करे, उस प्रकार की अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा आप एकदम छोटा सेक्शन बता रहे हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, वायु के प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, या इसको ग्रेफाइट बोला जाता है, ग्रेफाइट, ठीक, एक तरह से क्या है, कार्बन है। करा इसको जब हम वायु के प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, करा जलाया जाता है तो क्या बनाता है, ठीक है, या कार्बन ही लिख लीजिएगा बस। करा इसको जब जलाते हैं प्रेजेंस में, वायु के प्रेजेंस में, ठीक है, जलाया जाता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसका दहन किया जाता है,
कंब्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, माने दहन करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ऊपर क्या लिखा जाएगा, दहन। ठीक है, जब दहन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और साथ में कितना उष्मा निकलता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 96 या 94 किलो कैलोरी बोलते हैं, 94 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी हो गया, माने वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या करे, उष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक है, आप लोग को बताया गया था कि जब कोई अभिक्रिया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है तो उत्पाद की ओर क्या लिखते हैं, बताया गया था कि उत्पाद, ठीक है, इसके रूल बताए थे कि उत्पाद की ओर उष्मा को प्लस चिन्ह या धन चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। अगर कोई अभिक्रिया इस प्रकार लिखी गई होगी तो आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, पहचान लीजिएगा कि वह क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अगर कोई उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी तो उष्मा को किधर लिखा जाता है, ध्यान रखना है कि उत्पाद की ओर लिखते हैं किसके द्वारा, प्लस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी तो उत्पाद की ओर हम लोग क्या करते हैं, धन चिन्ह के द्वारा उसको लिखा गया होगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी क्या बोली जाएगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोली जाती है। आप भी बताए थे कि जो शोषण के बारे में, कि शोषण भी आपकी क्या है, एक तरह से उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसमें भी बताया था कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा था और साथ में, ठीक है, 676 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है, तो अभी क्या हो गई आपकी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। तो नोट कर लीजिएगा कि जब कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं वायु के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में क्या बनता है, तो ध्यान रखना, 94 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अतः यह क्या बोली जाएगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में बताया था कि जो उत्पाद होता है, उत्पाद की ओर हम लोग उष्मा को प्लस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, आप देखिए दूसरा, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो बोला जाएगा वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा ग्रहण करे या उष्मा ले या उष्मा दी जाए, लिख लीजिएगा, या उष्मा दी जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा शोषी, इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना कि वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या करे, उष्मा ले, ग्रहण करे, ऑब्जर्व करे उष्मा को, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ऐसी अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उष्मा को यह क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, माने ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा को ग्रहण करे, उष्मा को ले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल इसका समझिएगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, माने जो कार्बन है, ध्यान रखना एग्जाम्पल, कार्बन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, कार्बन की अभिक्रिया जो सल्फर के साथ कराई जाती है। ठीक है, कार्बन की अभिक्रिया जब सल्फर के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बन की अभिक्रिया जब सल्फर के साथ कराते हैं तो कार्बन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, कार्बन की अभिक्रिया जब सल्फर के साथ कराई जाती है तो ध्यान समझना कि कार्बन सल्फाइड बनाता है, और ये कार्बन सल्फाइड जब बनता है तो ध्यान रखना उसको हमको उष्मा देनी पड़ती, कितना, लगभग 20,000 किलो कैलोरी उष्मा देते हैं। ठीक है, लगभग 20,000 किलो कैलोरी, ठीक, उष्मा इसको देनी पड़ती है। माने कार्बन की अभिक्रिया जब सल्फर के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन सल्फाइड बनाता है, और उस दौरान हम लोग को इसको कितनी उष्मा देनी पड़ती है, 20,000 किलो कैलोरी, 20,000 किलो कैलोरी उष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तभी अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है,
अब ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे क्या लिखा गया, माइनस लिखा गया है। जब उष्मा को उत्पाद की ओर माइनस के द्वारा लिखा गया, माइनस साइन के द्वारा लिखा गया होगा, तो वह अभिक्रिया आपकी क्या बोली जाएगी, वह आपकी अभिक्रिया बोली जाएगी। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जब उत्पाद की ओर ऋण चिन्ह के द्वारा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ऋण चिन्ह के द्वारा उष्मा को लिखा गया हो तो वह उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, जबकि अगर प्लस लिखा गया होगा तो ठीक है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और इसको कैसे लिखा जाता है, तो या उस अभिक्रिया को किधर, माने जो माइनस लिखे माइनस को इधर ला देंगे, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखना है, CS प्लस 2S प्लस क्या लिखा जाएगा 20,000। अगर हम उत्पाद की माने अभिकारक की ओर क्या लिख दें, प्लस 20,000 कैलोरी उष्मा लिख दें। ठीक है, किलो कैलोरी अगर उष्मा लिख दें, ठीक है, और साथ में हम अभिक्रिया ऐसे लिख दें। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रकार की अभिक्रिया को भी हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोली जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर उष्मा को, ठीक है, अगर अभिकारक की ओर हम जोड़ देते हैं तो उसको भी हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया बोली जाती है। अगर उत्पाद की ओर लिखते हैं तो उधर माइनस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा को क्या करे, ग्रहण करे, या अभिक्रिया के दौरान उष्मा दी जाए उसको। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताएं, जब कार्बन की अभिक्रिया सल्फर के साथ कराई जाती है तो कार्बन सल्फाइड बनाता है, और साथ में इसको हम कितनी उष्मा देते हैं, ध्यान रखना है 20,000 किलो कैलोरी उष्मा देते हैं। जब बताए थे कि जब उत्पाद की ओर क्या किया गया, माइनस साइन के द्वारा उष्मा को लिखा गया होगा तो वह उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, या अभिकारक की ओर प्लस साइन के द्वारा उष्मा लिखा गया होगा तभी भी वह क्या होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। जबकि ध्यान रखना है कि जबकि अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है तो इसमें केवल उत्पाद की ओर क्या लिखा जाता है, प्लस साइन के द्वारा उष्मा को हम लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि उष्मा मुक्त कर रही है, निर्मुक्त कर रही है। ठीक है, उष्मा को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे प्रश्न आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी रिएक्शन पूछे एग्जाम्पल हमको लिखना कंपलसरी है, इसलिए इस एग्जाम्पल उसको याद रखा करिए। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, माने किसी भी अभिक्रिया को लिखने के लिए आपको एग्जाम्पल कंपलसरी होता है, तो इसलिए एग्जाम्पल आप लोग याद रखा करिए। ठीक है, तत्वों का नाम, ठीक है, यौगिक जो बन रहे हैं उनका नाम याद रहेगा तो आसानी से आप रिएक्शन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए इनका नाम, ठीक है, लिख लिया करिए। चलिए आगे हमसे प्रश्न कर रहा है भाई कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, आगे प्रश्न कर रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। चलिए देखा जाए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम बताए थे भाई कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोली जाती है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, माने ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस अविलेय पदार्थ बच जाता हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माने इस प्रकार की अभिक्रिया को ही बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोला जाएगा, तो बोला जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें, उत्तर इसका लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस अविलेय पदार्थ, ठीक है, माने वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस अविलेय पदार्थ बनता है उसे अवक्षेप तथा
इस अभिक्रिया को तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस अविलेय पदार्थ बनता हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो ध्यान से समझना। जैसे बताए थे कि बेरियम जो क्लोराइड होता है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाती है? सोडियम सल्फेट के साथ करा दें, Na2SO4 के साथ करा दें, तो ये क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट बनता है। यह कैसा होता है? तो ध्यान रखना, यह सफेद रंग, ठीक है, यह सफेद रंग का अवक्षेप होता है। ठीक है, यह सफेद रंग का अवक्षेप होता है। साथ में क्या बनता है? तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, यही जो बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है, ये जो बेरियम सल्फेट होता है, जो बेरियम सल्फेट होता है, यही किसका काम कर रहा है? एक अवक्षेप का काम कर रहा है। ठोस अविलेय पदार्थ ये कैसा है? तो ध्यान समझना कि ठोस अविलेय पदार्थ है। इसका तो इस प्रकार की विक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया बोली जाती है। माने वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस अविलेय पदार्थ बनता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस अविलेय पदार्थ बने, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न कर रहा है भाई, निराकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आगे हमसे कह रहा है कि निराकरण, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, निराकरण अभिक्रिया। ठीक है, निराकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? तो निराकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है? ध्यान समझना है कि ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, माने जब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में से हम लोग क्या करें? माने हाइड्रोजन की कमी कर दी जाए, माने जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, माने जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। माने हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होने से कारक वो क्या बन जाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निराकरण अभिक्रिया बोली जाती है। माने जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी हो जाने के कारण क्या बन जाए? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बने। माने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से करा है कि हाइड्रोजन की कमी हो जाए, और उस दौरान क्या बन जाए? करा है कि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या बोला जाएगा कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, निराकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, माने
कह रहा है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो किसका निर्माण कर दे, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर दे। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोली जाती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे बात करें आपका, तो C2H6 से एथेन है, इसमें से हमने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन परमाणु को हमने निकाल दिया है, वो किसका निर्माण कर दिया, C2H4 का निर्माण कर दिया, मैंने एथीन का निर्माण कर दिया, ठीक है। यह क्या थे, तो एथेन थे, ठीक है। माने ध्यान समझना यह क्या है, तो ध्यान रखना है कि यह आपके एथेन है, एथेन से क्या बन गया, ठीक है, एथीन बन गए, माने यह द्विबंध हो गए। कैसा है, ध्यान रखना, यह असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। तो इस प्रकार की यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माने 2 हाइड्रोजन परमाणु की कमी से, ठीक है, माने इसमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन परमाणु निकल गया, C2H4 हो गया और वो एथीन बन गए, ठीक है, माने एथेन से एथीन बन गए। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निराकरण अभिक्रिया बोली जाती है। नोट कर लीजिएगा इसको कि ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को निराकरण अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। कि वह अभिक्रिया जिसमें जब संतृप्त ऐसी अभिक्रिया जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं कि एथेन था, एथेन में से हमने 2 हाइड्रोजन परमाणु को निकाला है और वह किसका निर्माण कर दिया, एथीन का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, निराकरण अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। जबकि अगर इसी का अपोजिट हम लोग कर देते हैं कि जब एथीन से आपका एथेन बनते हैं और जब हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन उसमें जोड़ा जाता है, माने हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण बोला जाता है, ठीक है। तो यह निराकरण अभिक्रिया थी, नोट कर लीजिए इसको। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रकार जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में उसके एवं समीकरण जो है, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आता है इस चैप्टर से। तो इस प्रश्न को सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आंसर भी पूरा लिखा दिया जा रहा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न में पूछे गए, यहाँ प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लेंगे तो उसमें सभी आपको प्रश्न दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ताकि पेपर में अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो छूटे ना। चलिए अब आगे देखिए, हमसे प्रश्न कर रहा है भाई कि संक्षारण तथा विकृत गंधिता के बारे में बताइए। संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, इसको समझाना है, ठीक है। माने निम्न पदों का वर्णन कीजिए, संक्षारण, ठीक है, और विकृत गंधिता करा उदाहरण के साथ निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न कर रहा है, समझिएगा क्या क्वेश्चन लिखा गया है। तो कह रहा है निम्न पदों का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, तथा प्रत्येक का एक एक क्या करिए, उदाहरण दीजिए। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अब क्या है भाई, देखिए इसमें पहला आपको दिया है संक्षारण, दूसरा दिया है विकृत गंधिता। पहला संक्षारण, कोरिजन जिसको बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण क्या होते हैं, तो संक्षारण के बारे में बता रहे हैं, ध्यान समझना है कि जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे क्या होने लगती है, ध्यान रखना, धीरे धीरे वो क्षय होने लगती है, ठीक है। जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है, ठीक है, या उसका डीके होने लगता है, क्षय होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से लिख लीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु, ठीक है, वायु तथा नमी के संपर्क में आने के कारण, ठीक है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु वायु तथा नमी, ठीक है, नमी के संपर्क में, वायु तथा नमी के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे
धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, ध्यान से लेना। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षय होने लगती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। पेपर में सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है आते हैं, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, सब आता है, माने कोरोजन और एसिडिटी के बारे में पूछ देता है। तो ध्यान समझना है कि जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षय होने लगती है। तो ध्यान समझना है कि जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आएगी तो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, डीके होने लगती है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहा है, आप देखेंगे नमी के स्थान पे है तो धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगते हैं, ठीक है, रस्टिंग आने लगती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। कह रहा है कि यह एक विनाशकारी प्रक्रम है। ठीक है, कह रहा है कि जो संक्षारण होता है एक विनाशकारी प्रक्रम होता है, माने किसी भी वस्तु का क्या कर देता है, क्षय कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे अगर ओवर ब्रिज बने हो, ठीक है, पुल बने हो, ठीक है, अगर उसमें जो भी लोहे का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अगर उस पे, ठीक है, अगर गैल्वेनाइजेशन नहीं किया जाएगा उनके धातुओं का तो क्या हो सकते हैं, ठीक है, वह धीरे धीरे डिके हो जाएंगे और वह, ठीक है, विनाशकारी हो सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है वह कैसी हो, तो वह एक विनाशकारी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल बताएं, जैसे लोहे पर जंग लगना, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण हम बोलेंगे, उदाहरण जैसे ठीक है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पे जंग लगना कैसा है, ध्यान रखना है, लोहे पे जंग लगना एक संक्षारण की प्रक्रिया है। जैसे ध्यान रखना है, जैसे जब कोई आयरन है, माने लोहा है, ये किसके संपर्क में, वायु और किसके संपर्क में, नमी के संपर्क, माने जल के संपर्क में आएगी, वायु। ठीक है, वायु और नमी के जब संपर्क में आएगी तो धीरे धीरे क्या होगी, डीके होगी, क्षय होगी। क्या बनाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो करा है कि यह आपका Fe2O3 इंटू XH2O बनाती है, Fe2O3 इंटू XH2O बनाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, जंग लगना बोला जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। ठीक है, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे क्षय होने लगती है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोला जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। यह कैसा रंग का होता है, ध्यान रखना, यह भूरे रंग का होता है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको कि जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वह क्या होने लगती है, क्षय होने लगती है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है, दूसरा हमको इसमें भाग दिया है कोरिजन के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसको विकृत गंधिता। दूसरा इसका टाइप क्या है, कह रहा है कि विकृत गंधिता, विकृत गंधिता के बारे में, विकृत गंधिता क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब कोई तेल और वसा से युक्त कोई भोज्य पदार्थ होता है, जब कोई तेल और वसा से युक्त कोई भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, तो वह उसका भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और वह कह रहा है कि उसके स्वाद और कह रहा है कि गंध बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोली जाती है। जब कोई तेल और वसा से युक्त भोज्य पदार्थ, ठीक है, तो कह रहा है कि उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं।
ठीक, उससे स्मेल आने लगती है, ठीक है, भोजन जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लें हम लोग, संक्षारण के बारे में कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो वही बताया कि जैसे कोई मेटल्स होती है, धातु होती है, तो उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, माने गैल्वेनीकरण करते हैं उसका, माने धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको हम लोग गैल्वेनीकरण करते हैं या गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। या उस पर क्या करते हैं, किसी अन्य धातु का हम लोग क्या करते हैं, माने उस पर किसी अन्य धातु की क्या कर देते हैं, उसका मिश्रण बना देते हैं, जिसको एल्वाज बोलते हैं। ठीक है, और यह बोला जाता है कि उस पे जिससे जिंक धातु क्या कर दी जाती है, की जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण उसका क्षय नहीं होता। जितने भी आप देखेंगे कि नेट टावर के जो सब लगे होते हैं उस पर देखते हैं ना, उस जो लगा होता है उस पर जिंक धातु की क्या की जाती है, उस पर ग्रेनुलाइजेशन किया जाता है, माने उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसके क्लोटिंग की जाती है उसकी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग संक्षारण को बचा सकते हैं, क्या करके, तो पेंटिंग करके बचा सकते हैं। दूसरा बताएं कि उसको एल्वाइज बना सकते हैं, माने मिश्र धातु के रूप में बदल सकते हैं। तीसरा, किसी अन्य धातु को उसके ऊपर क्या कर दे, परत चढ़ा दे, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षय होने से बचा सकते हैं, डीके होने से बचा सकते हैं। तो किसी अन्य धातु की जब परत चढ़ाते हैं तो उस क्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। अगर पेपर में आपको दे दिया गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, जब किसी धातु पर किसी अन्य धातु की क्या कर दी जाए, परत चढ़ा दी जाती है, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। जैसे बताया ना कि अब जैसे आप देखेंगे कि जो जितने भी बताया कि नेटवर्क के जो टावर के लगे होते हैं, टावर पे देखते हैं ना, उनके धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाई दी जाती है, लोहा होता है, लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, और संक्षारण के बारे में और एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे ठीक है, जो फीमेल होती है, फीमेल जो ज्वेलरी पहनती है, जैसे चांदी हो गए, सोने हो गए, तो उनमें भी कह रहा है कि चांदी और सोने में क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण होता है वो भी ऑक्सीकरण करते हैं, तो उनपे उनके कह रहा है ऊपर क्या जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर हरे रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है, मतलब वो भी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डीके होने लगते हैं। ठीक है, और जैसे कापर होता है, तो कापर पे आप देखते हैं कि ठीक है, काले रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। ठीक, तो वह धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं। तो ये सब संक्षारण के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैसे आगे एक प्रश्न दिया है, कह रहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन विलयन कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कापर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। कापर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। कापर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। करा इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, माने सिल्वर को जो शोधन किया जाता है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण हो, तो उससे हमको शुद्ध सिल्वर प्राप्त करना हो। ठीक, सिल्वर को प्राप्त करना हो तो कह रहा है कापर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, माने उसमें कापर धातु से अभिक्रिया कर देते हैं, तो कापर धातु क्या करता है, सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देता है। तो कह रहा है इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखिए क्या होगा, कह रहा है भाई कि जब कापर धातु है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना है। कह रहा है कि
ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, तो कह रहा है कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, साथ में कॉपर धातु आपकी क्या कह रहा है, सिल्वर जो धातु होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो हमसे यही कह रहा था कि भाई उस अभिक्रिया को लिखिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये आपकी क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। वही हमसे कह रहा था कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के अभिक्रिया लिखिए, माने सिल्वर को शोधन में सिल्वर को हमको प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु से क्या किया जाता है, सिल्वर को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सिल्वर आपका प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, तो कह रहा था वो अभिक्रिया लिखे, तो आपकी यह अभिक्रिया हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे एक प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न समझिए, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, कह रहा है कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्स को एक भूरे रंग के चमकदार तत्व कोई यक्स है। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार कोई तत्व यक्स है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। ठीक है, देखिए पेपर में हम लोग को इस तरह से प्रश्न दे देता है। ठीक है, कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स है। ठीक है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, माने कह रहा है कि एक भूरे रंग का, ठीक है, कोई चमकदार तत्व यक्स है। जो तत्व यक्स है वह कैसा है, तो भूरे रंग का है, वह चमकदार है। कह रहा है को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना तत्व यक्स तांबा या कॉपर है। ठीक है, यह काले रंग का यौगिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो तत्व होता है वह कौन होता है। अगर उसका उत्तर लिखा जाएगा तो देखिए क्या लिखा जाएगा, वह तत्व कौन होगा, आपका कॉपर होगा। ठीक है, लिखा जाएगा कि वह तत्व कॉपर, माने जो तत्व यक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वह तत्व एक्स लिख रहे ब्रैकेट में, वह तत्व एक्स कॉपर या तांबा हो सकता है तथा इसका ऑक्साइड काला रंग का हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे अगर बात करें भाई कॉपर है, कॉपर धातु है। कॉपर धातु को क्या करते हैं, जब वायु में बर्न करते हैं, वायु में जलाते हैं। ठीक है, इसको जब वायु में जलाया जाता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, CuO बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जो कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला रंग का होता है। आज जो कॉपर होता है, ध्यान रखना कॉपर कैसा होता है, कह रहा है कि यह भूरे रंग का, या कैसा, इसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का चमकदार होता है, चमकदार तत्व है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि यह भूरे रंग का चमकदार तत्व है। जब इसकी वायु की उपस्थिति में क्या कराते हैं, इसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनाता है, कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक, और कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, ध्यान रखना है काला रंग का होता है। तो वह तत्व आपको कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरह आपके पेपर में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई तत्व अगर ऐसा बात किया होगा तो ऐसे हम उसको लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।